नमस्कार दोस्तों, फ्रेंड्स कर्तव्य आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको बताते चलूं कि सिलेबस पॉलिटी वाला डिस्कस करके छोड़ दिया गया था, है ना। 10-15 दिन कोविड-19 का केस लगातार बढ़ रहा था, ऑफिस बंद थी, टेक्नीशियन को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, है ना। उस स्थिति में पॉलिटी वाला जो सिलेबस करके छोड़ दिया गया था, अब उसको जारी किया जाएगा, वीडियो जारी किया जाएगा। आपको बताते चलूं, थोड़ा सा आप बच के रहिए। कोविड-19 भी कहना थोड़ा सा अच्छा नहीं है, इसलिए कि उसका थर्ड फेज आ गया है। कोविड-21 आया इतने समय, सेकेंड आया, थर्ड आया। अच्छा, जो वैक्सीन बन रही है वो फर्स्ट के लिए बनी, बाद में सेकेंड फेज आ गया, बाद में इसका थर्ड फेज आ गया। थर्ड फेज इतना क्रिटिकल है कि 12 घंटे में ही सारी प्रक्रियाएं कर दे रहा है। अच्छा, समस्या क्या है कि अभी भारत में 2 ही वैक्सीन लग रही है, एक कोविशील्ड लग रही है, एक दूसरी कोवैक्सीन लग रही है। एक भारत बायोटेक के द्वारा बनाई जा रही है, दूसरा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा बनाई जा रही है। और अभी तो हफ्ते में ये स्थिति है कि औसतन 1.25 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है। फिलहाल भारत सरकार ने स्पुतनिक 5 जो रसिया की वैक्सीन है उसको भी मंजूरी दे दी गई है ना। कुछ दवाओं को भी मंजूरी दी गई है, जैसे रेमडेसिविर ये दवा है ना, उसको मंजूरी दे दी गई है। और ऐसे ही भारत के द्वारा जो वैक्सीन बनाई जा रही है और भी, तो उसको मंजूरी दिए जाने का प्रयास या विचार किया जा रहा है ना। तो आगे चलते हैं। फिलहाल आप लोग थोड़ा सा बच के रहिए। 1 मई से जान लीजिए कि 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाए जाने का मंजूरी भी दे दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो लगवा लीजिएगा वैक्सीन। अभी एक रिपोर्ट आई कि कहा गया कि जिसको कोविड-19 हो चुका है एक बार और बच गया है, अच्छी बात है कि उसके अंदर एंटीबॉडी इतना अच्छा क्रिएट हो गया है कि दोबारा अगर हो रहा है तो उनको दिक्कत नहीं हो रही है, मतलब मरेगा आदमी नहीं, है ना, सीधी सी बात है। और जिनको एक बार हो चुका है और बचा है, वो अगर वो वैक्सीन का एक ही डोज लेता है तो उसके लिए पर्याप्त होगा। तो इस संबंधी जानकारियां थी। फिलहाल आते हैं अपने जो है पॉइंट पे और डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। हम लोग क्या किए थे, हम लोग सिलेबस में जो सिलेबस डिस्कस किए थे उसको, सिलेबस को एक बार आप पढ़ लीजिए ताकि पता चल जाए कि भैया हाँ ये चीजें थी, ये चीजें पढ़नी है। 13 जून को जो है पीसीएस का है और 27 जून को आईएएस का एग्जाम है। एग्जाम पोस्टपोन ना हो, शायद ऐसा कुछ उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले 1-8 महीने में वैक्सीनेशन तेज हो जाए और कुछ ऐसा मतलब कि अच्छा संकेत देखा जाए कोविड-19 को लेकर कि एग्जाम करवा लिया जाए, है ना। मान के चलिए एग्जाम होगा। आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं। जो पहला सिलेबस हमने डिस्कस किया था वो भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास, ये हमने कहा था कि मैं पढ़ाऊंगा भारत का संवैधानिक विकास, पहला चैप्टर। और इस पहले वाले चैप्टर में किन किन बिंदुओं को पढ़ना है, किन किन टॉपिक को पढ़ना है। पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक फ्रेंड्स, इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि संवैधानिक विकास में क्या क्या बिंदु पढ़ना है ना। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है ना, पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद 1793 का अधिनियम। फिर क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, 1813 का चार्टर एक्ट। इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है ना। एक और अधिनियम पढ़ना है इसके बाद, 1853 का अधिनियम। मैं बताते चलूं कि यहां तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब शासन किया तो उसके शासन काल में जो अधिनियम आए, ठीक है ना, वे ये सारे अधिनियम हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 के अधिनियम तक। असल में क्या होता है कि 1757 में एक विद्रोह होता है, ठीक है ना, और इसी विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया द्वारा एक अधिनियम लाया जाता है, 1858 का अधिनियम। और इसी 1858 के अधिनियम में होता क्या है कि गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया जाता है, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया जाता है। और महारानी विक्टोरिया जो औपनिवेशिक क्षेत्र थे भारत में, जो ब्रिटिश क्षेत्र से, सारे क्षेत्रों पर अपना सेंट्रलाइजेशन, अपना सेंटर, अपने
अपने हाथों में संक्रेदित कर लेती हैं सारे क्षेत्रों को, चाहे वो राजस्व संबंधी गतिविधियां हो, चाहे वो प्रशासन संबंधी गतिविधियां हो, सारी चीजों पर अपना सेंट्रलाइज कर लेती हैं अपने हाथों में। ठीक फ्रेंड्स, तो एक तो ये कंपनी के शासन के तहत बनाया गया अधिनियम है, दूसरा ताज के शासन के तहत। हम कह सकते हैं 1858 के अधिनियम से लेकर 1947 का स्वतंत्र भारत अधिनियम जो आता है, ये ताज के शासन के तहत बनाया गया अधिनियम होगा। ठीक ना फ्रेंड्स, तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? 1858 का अधिनियम, फिर 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, या कह सकते हैं 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। तो उसके बैकग्राउंड को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे, क्या कुछ चीजें थी। फिर उसके बाद 1919 का अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार कहा जाता है, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम, माना जाता है कि 2/3 लगभग 2/3 भारत की जो संविधान है वहां से 1935 के संविधान से लिया गया है, तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। लास्ट में हम लोग देखेंगे 1947 का स्वतंत्र भारत अधिनियम, और बताते चलूं कि 1947 का जो स्वतंत्र भारत अधिनियम था उसके लिए जो बैकग्राउंड जिम्मेदार बनते हैं, कहीं न कहीं संविधान सभा दिसंबर 1946 से उसकी भी बैठक होने लगती है, तो उसके लिए भी बैकग्राउंड कहीं न कहीं वही जिम्मेदार बनते हैं। तो हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे दो पार्ट में, एक पार्ट ताज के शासन के तहत और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत। आते हम लोग डिस्कस करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पहला टॉपिक। ठीक है ना, आते हैं भैया डिस्कस करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो लाया क्यों गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए, है ना, क्या क्या प्रोविजन किए गए। तो हम लोग एक चीज देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। और इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक चीज ये लाया क्यों गया, और दूसरा इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। जो प्रावधान किए जाते हैं यही आपके प्री में पूछा जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो पहले एक बैकग्राउंड जान लेते हैं कि क्यों लाया गया, फिर उसके बाद क्या क्या प्रोविजन किए गए। तो आपको बता दूं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों का महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों का ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार दिया था। कहां पे? पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। असल में वास्को द गामा जब आता है तो कुछ व्यापार संचालित किया जाता है, उससे पहले, है ना, पुर्तगाली यात्री था वो। बाद में कहीं न कहीं पुर्तगाल भी तो यूरोप का ही पार्ट है ना, तो वहां पर देखा गया कि व्यापार काफी तेजी से राइज हुआ, लोग अमीर काफी तेजी से हुए। किस कारण हुए? पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के कारण, मसालों का व्यापार, कच्चे उत्पादों का व्यापार वगैरह वगैरह, है ना। तो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम, इन्होंने क्या किया कि एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको कहा कि ठीक है आपको 15 वर्षों का एक व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया जाता है। व्यापारिक एकाधिकार का आशय यह है कि ब्रिटेन की किसी दूसरी कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा किसी दूसरी कंपनी को व्यापार करने नहीं दिया जाएगा। अतः ईस्ट इंडिया कंपनी का यह अधिकार व्यापारिक एकाधिकार कहलाता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभ में इसका उद्देश्य जो था वो व्यापार करना था, लेकिन बाद में यही ईस्ट इंडिया कंपनी, इतने समय जो दौर चल रहा है वो मुगल पीरियड का चल रहा है, और मुगल इतने समय पतन के ओर उन्मुखता उनकी हो रही है, पतन के कागार पर जा रहे हैं। खैर मुगल के पतन के कारण जो हैं वो कई थे, वो हिस्ट्री का पॉइंट है, लेकिन जान लीजिए मुगल इतने समय पतन के कागार की ओर उन्मुख हो रहे हैं, और इतने समय क्षेत्रीय राजवंश, क्षेत्रीय शक्तियां तेजी से उभरने लगती हैं। और यही तेजी शक्तियां, जैसे मराठे हो गए, जैसे मैसूर हो गया, जैसे अवध वाला क्षेत्र हो गया, जैसे सिख हो गए, ठीक है ना, ये जो शक्तियां हैं, छोटी छोटी शक्तियां, ये एक दूसरे की तरफ
एक दूसरे को पराजित करने का प्रयास कर रही हैं। इन्हीं राजनीतिक असमानताओं का लाभ उठा के ईस्ट इंडिया कंपनी एक को मिलाती है, दूसरे को हराती है। जैसे आंग्ल बंगाल का युद्ध, ठीक है ना, आंग्ल मैसूर का युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, तो इनकी गतिविधियां ऐसे ही चलती हैं। तो यहां पे देखिए ना कि जो भारतीय रजवाड़े, जो भारतीय राजा अपने क्षेत्रों पर शासन करके कर वसूली का अधिकार प्राप्त करते थे, उन्हीं पर इन्होंने सोचा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह सोचा कि हमारी तकनीकी बेहतर है, हमारे अपने लोगों की बौद्धिक क्षमताएं बेहतर हैं, हमारे अपने लोगों की जो है एक नौसेना बेहतर है, तो क्यों ना हम ही इस पर शासन करें। अगर शासन कर लेंगे, राजनीतिक विस्तार कर लेंगे, तो क्या क्या होगा, एक तो व्यापार करने में आसानी होगी, दूसरा टैक्स भी वसूल कर सकते हैं, तीसरा कहीं ना कहीं एक यूरोप जगत की जो मानसिकता थी ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की, वो भी बेहतर की जा सकती है। समझ में आ रहा है जो भैया मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा लगेगा अभी जब तो क्रिएट हो जाएगा कि कैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या चीजें आई, है ना। अब यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक विस्तार की ओर झुकाव ले लेती है। आपसे बताऊं कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इस बक्सर के युद्ध में बंगाल के क्षेत्रों में इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया। दीवानी का अधिकार इन द सेंस वसूली का अधिकार। समस्या यह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी और बड़े कर्मचारी थे, ये निजी व्यापार में भी संलिप्त होने लगे। जैसे जैसे इनका राजनीतिक विस्तार बढ़ा, वो दूसरे से निजी व्यापार करने लगे, है ना, उपहार लेने लगे। तो जो कंपनी का व्यापारिक उद्देश्य था, शुरू का उद्देश्य तो व्यापार करना था। ब्रिटेन के सम्राट क्यों उनको भेजे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भैया जाइए या व्यापार करिए, लाभ कमाइए, हमको भी दीजिए। लेकिन ये आकर किन्हीं दूसरी गतिविधियों में संलिप्त होने लगते हैं। ऐसे में कंपनी जब दूसरे तरफ झुकाव ले लेती है, कंपनी के अधिकारी कर्मचारी निजी व्यापार की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी डूबने के कगार पर आ जाती है। यही ईस्ट इंडिया कंपनी डूबने के कगार पर आ जाती है। और जब डूबने के कगार पर आती है तो यही ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश संसद में एक याचिका दायर करती, अपील करती है कि भैया मुझको फंडिंग की जाए, नहीं तो कंपनी डूब जाएगी। बाद में इन्हीं सारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, राजनीतिक विस्तार को मेंटेन करने और बनाए रखने के लिए, क्योंकि राजनीतिक विस्तार हो रहा था तो ब्रिटिशर्स के लिए तो ठीक ही था ना, सम्राट के लिए, कि भैया वहां पे अपना उपनिवेश होगा, क्या दिक्कत है, वहां पे और भी गतिविधियां हमारी बढ़ेंगी, व्यापार करने में आसानी होगी। तो राजनीतिक विस्तार को बनाए रखने और कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कि कंपनी घाटे में ना जाए, कोई भ्रष्टाचार ना हो पाए कंपनी में, एक एक्ट लाया जाता है। इसी एक्ट को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक ना फ्रेंड्स, आते हैं देख लेते हैं भैया क्या क्या चीजें शामिल की गई, और आराम आराम से पढ़ते हैं, सही से पढ़ते हैं ना। आते हैं देख लेते हैं क्या क्या चीजें शामिल की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लेकर। अभी तो स्टैटिक पॉइंट चल रहा है, मैं बताते चलूं कि आपका जो पिछले 7 महीनों का डायनेमिक पॉइंट आया हुआ है, उन डायनेमिक पॉइंट को भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, स्टैटिक टू डायनेमिक मिलाकर, ताकि कुछ क्वेश्चन जो आईएएस के आते हैं स्टैटिक और डायनेमिक को टच करते हुए, वो क्वेश्चंस भी आराम से हो जाएं। तो क्वेश्चन मैं एमसीक्यू के थ्रू करवाऊंगा, है ना। आते हैं 1773 में क्या क्या चीजें शामिल की गई एक्ट में, वो देख लेते हैं। पहला सुनना जरा, 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। कहां पे की जाती है? कलकत्ता में की जाती है, ठीक है ना। अच्छा, इस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पूछ सकता है मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे, एलिजा इम्पे। अच्छा, अन्य न्यायाधीश कौन थे? अन्य न्यायाधीश, अगर पूछे कि अन्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन नहीं शामिल थे, तो अन्य न्यायाधीश को जान लेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो हाइड, चेम्बर्स, लिमेस्टर, ये अन्य न्यायाधीश थे, ठीक ना फ्रेंड्स। अच्छा, अब बताते चलूं आपको
कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। बाद में जब आप 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935, तो इसके तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है, ठीक ना फ्रेंड्स। ये संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थापित किया जाता है। अच्छा, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे जो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो मोरिस गुएयर इसके मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक ना फ्रेंड्स। अच्छा, जो आधुनिक सुप्रीम कोर्ट है वो कब स्टेब्लिश हुआ? तो बताते चलूं, आधुनिक सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को। कहां पे? दिल्ली में। अच्छा, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल जे कानिया थे, ठीक है ना फ्रेंड्स। सुप्रीम कोर्ट हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक मैं बैकग्राउंड दे रहा हूं कि भैया ऐसे सुप्रीम कोर्ट आया अस्तित्व में, ठीक है ना। इसके बाद अच्छा, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? जीएस बोबड़े हैं। एन.वी. रमन्ना बनने वाले हैं, तो कमेंट करके बताइए एन.वी. रमन्ना चौथे मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है ना। कमेंट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मेरा भी फायदा हो जाएगा। फिलहाल ये तो एक पॉइंट हुआ अभी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? थोड़ा सा मेरी राइटिंग गड़बड़ है, फिलहाल कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है ना, राइटिंग नहीं माने रखता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद दे दिया जाता है। मतलब कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल के पद पर बैठा दिया जाता है। गवर्नर था लेकिन गवर्नर जनरल का पद सृजित करके इसको बनाया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अच्छा, सबसे पहला कौन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था? तो यह वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग था, ठीक ना फ्रेंड्स। वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के। अच्छा, एक बात बताते चलूं कि 2 प्रेसिडेंसियां और थीं। कौन? एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी और दूसरा बंबई प्रेसिडेंसी थी। इन प्रेसिडेंसियों को बंगाल के प्रेसिडेंसी, गवर्नर ऑफ बंगाल के अधीन रखा गया। जो भी नियम कानून बनाया जाता था वो गवर्नर ऑफ बंगाल के द्वारा बनाया जाता था, इनके लिए और इनके लिए, ठीक है ना। एक बात और बताते चलूं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए एक कार्यकारिणी परिषद थी, एक कार्यकारिणी परिषद, और एक कार्यकारिणी परिषद 4 सदस्यों की थी। कितने सदस्यों भैया? 4 सदस्यों। यही क्वेश्चन पूछा है। कौन कौन थे? मांसल, वर्नेल, क्लेवरिंग और लास्ट में फिलिप फ्रांसिस। ये 4 लोग थे, इन्हीं को लेकर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसको आई होप आप अच्छे से याद रखेंगे। जो भी बिंदु बताया जा रहा है वो या तो आएगा या तो आया हुआ है, ठीक है ना। अनावश्यक चीजें नहीं बताई जाएंगी, क्या मतलब उनका। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ऐसे मिट जाता तो बड़ा अच्छा रहता ना, देखिए कितना बड़ा आ गया आपकी बार। आते हैं इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या चीजें और थी। एक तो यहां पर मैं बताते चलूं कि कंपनी के जो अधिकारी और कर्मचारी थे निजी व्यापार में थे, तो निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, निजी व्यापार पर क्या लगा दिया जाता भैया? प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अच्छा, उपहार ले लेते थे, ये उपहार लेते थे अंग्रेजी उपहार लेते थे भारतीयों से, हिंदुओं से बछड़ा उठा ले जाते थे यार, ये स्थिति थी, इतनी कंडीशन खराब थी। कहते थे कि ये उपहार दे रहे हैं और शोषणकारी कर लगाते थे, कहते थे उपहार दे रहे हैं। बाद में ब्रिटिश सम्राट को ये पता चला, ब्रिटिश संसद को ये पता चला, कहा कि ठीक नहीं है फिलहाल अभी के लिए, तो उपहार पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। यहां पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है, ठीक है ना।
तो ये सब सारी चीजें, इसके अलावा एक पॉइंट और है कि 24 सदस्यों का एक निर्देशक मंडल जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएगा, कहीं कहीं निर्देशक मंडल आएगा। ये 24 सदस्यों का एक निर्देशक मंडल स्टैब्लिश किया गया और इनका कार्य क्या था कि जो भी औपनिवेशिक शासनकाल में, ठीक है ना, जो भी एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो प्रशासन संबंधी हो, चाहे विधायी संबंधी हो, या फिर जो है राजस्व संबंधी हो, कोई भी गतिविधियां हो, ये सारी जानकारी ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश संसद को उपलब्ध करवाता था। इसका यही क्या था, काम था। समझना जरा, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमने चीजों को सॉल्व किया कि देखा क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट अधिनियम पे, नेक्स्ट एक्ट पे, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है ना। आते हैं भाई 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अच्छा, इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में हम लोग अच्छे से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके कार्य अभी तक क्या थे। एक तो ये राजनीतिक कार्यों को करता था, राजनीतिक कार्य, और दूसरा यही व्यापारिक कार्यों को करता था, व्यापारिक कार्यों को करता था, ठीक है ना। लेकिन इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को डिवाइड कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि राजनीतिक कार्यों को कोई और देखेगा, व्यापारिक कार्यों को कोई और देखेगा, ठीक है ना। तो राजनीतिक कार्यों को कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, ठीक है ना। नियंत्रक मंडल जिसे कहते हैं भैया, नियंत्रक मंडल। देखिए पीपीटी से पढ़ाना थोड़ा सा आसान होता है कि चीजें लिखी होती हैं, जल्दी जल्दी बढ़ते जाइए आप, और ऐसे थोड़ा सा मैच्योरिटी चाहिए ना, थोड़ा सा पढ़ा लिखाया टीचर चाहिए, तो अच्छा रहता है कि जब ऐसा कोई बताता है कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं, बेहतर रहता है थोड़ा सा, है ना। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, गवर्न करेगा राजनीतिक मामलों को। अच्छा, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल पहली बार स्टेब्लिश किया जाता है पिट्स इंडिया एक्ट में। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक मंडल किस अधिनियम के तहत स्टेब्लिश किया गया, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। मैं बताते चलूं कि ए कितने सदस्यों का था, 6 सदस्यों का, और ए टोटल अंग्रेज ही थे, ध्यान में रखिएगा भैया। और इनकी जो अपॉइंटमेंट, इनकी जो नियुक्ति होती थी, इनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती थी, ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती थी, ठीक ना भैया। ये सब सारी चीजें थी। अच्छा, जो व्यापारिक कार्य थे इसको कौन गवर्न करता था, व्यापारिक कार्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो निर्देशक मंडल था, निर्देशक मंडल कितने सदस्यों का, 24 सदस्यों का। कब एस्टेब्लिश किया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ये क्या करता था, व्यापारिक कार्यों को गवर्न करता था। अच्छा, देख रहे हैं यहां पे राजनीतिक कार्य कोई और गवर्न कर रहा है, व्यापारिक कार्य कोई और गवर्न कर रहा है, तो यहां से एक द्वैध शासन पद्धति की शुरुआत देखी जा सकती है, द्वैध शासन पद्धति की शुरुआत देखी जा सकती है, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि द्वैध शासन पद्धति की शुरुआत कहां से नजर आती है, किस एक्ट से नजर आती है, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जब द्वैध शासन की बात आ जाती है तो कुछ और चीजें भी उभर कर सामने आ जाती हैं, और वो चीजें उभर कर आती हैं कंफ्यूजन की, है ना। द्वैध शासन, अगर द्वैध शासन पद्धति की बात की जाए तो एक तो शुरुआत इसकी अगर हम देखें तो कहां से हुई, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से हुई, ठीक ना भैया। दूसरा, अगर पूछे कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई, तो ये 1919 के अधिनियम में होती है। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा आपका दूर हो जाएगा, ताकि द्वैध शासन से संबंधित अगर क्वेश्चन आए तो आराम से हो जाए कि प्रांतों में कब हुआ, शुरुआत कब हुई। अच्छा, प्रांतों से हटाकर केंद्र में कब द्वैध शासन की पद्धति शुरू हुई, तो केंद्र में द्वैध शासन
केंद्र में द्वैध शासन, तो केंद्र में द्वैध शासन आपका 1935 के अधिनियम के तहत हुई, ठीक है ना। तो ये हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे जब 1919 का पढ़ाएंगे अधिनियम, 1935 का अधिनियम पढ़ाएंगे तो डिटेल से डिस्कस करेंगे क्यों, कैसे, कौन शुरू करता है, क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, क्या उद्देश्य था, ये सब सारी चीजें फिलहाल द्वैध शासन पद्धति के, ठीक है ना। लियोनिस कार्टिस इसके जन्मदाता माने जाते हैं, ऐसे लियोनिस कार्टिस, ठीक ना फ्रेंड्स, ये इसके जन्मदाता माने जाते हैं, जन्मदाता। सारी चीजें लिखना जरूरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं इन्हीं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या चीजें और थी। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में एक चीज, पहला हमने पॉइंट डिस्कस कर दिया, दूसरा सुप्रीम कोर्ट जो 1773 के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में स्टैब्लिश किया गया था। यहां पर अंग्रेज अधिकारी अगर कोई भ्रष्टाचार करते थे, कोई अपराध करते थे, सुनवाई नहीं हो सकती थी, यहां भारतीयों के लिए था। लेकिन अगर अंग्रेज अधिकारी कोई, अगर अंग्रेज कर्मचारी कोई, अंग्रेज कैंडिडेट कोई अगर अपराध करता है तो उसके मुकदमे की सुनवाई के लिए एक व्यवस्था की गई कि चिंता मत करिए भारतीयों, देख लीजिए मैं लंदन में एक कोर्ट स्टैब्लिश कर रहा हूं, लंदन में एक कोर्ट स्थापित कर रहा हूं, किसके तहत, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और चिंता मत करिए, यहां पर अंग्रेजों पर क्या चलाया जाएगा, मुकदमा चलाया जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा नहीं, हो सकता पूछ ले क्वेश्चन, ठीक है ना। और क्या चीज थी इसमें, जो निर्देशक मंडल, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की कार्यकारिणी परिषद थी, जो 4 सदस्य थे, मांसल थे, वर्नेल थे, फिलिप फ्रांसिस थे, ठीक ना, क्लेवरिंग थे। तो इन 4 सदस्यों में अब इनको घटाकर 4 सदस्यों से 3 सदस्य कर दिया जाता है, ठीक ना भैया। आई होप समझ में आ गया होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट एक्ट पे, सुनना जरा। नेक्स्ट एक्ट क्या है, नेक्स्ट एक्ट आपका 1793 का अधिनियम। 2 ही पॉइंट सिर्फ इंपॉर्टेंट है, 2 ही पूछा जाएगा या पूछा गया है, ठीक है ना। सुनना जरा, 1793 का अधिनियम, ठीक है ना। इसमें 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, तो 2 पॉइंट सुन लीजिए जरा। तो 2 पॉइंट, एक तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्ड है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब कि नियंत्रक मंडल 6 सदस्यों का था ना, नियंत्रक मंडल 6 सदस्यों का, ठीक है ना, जो राजनीतिक मामलों को देखता था। इसमें यह कहा गया कि भैया ये लोग काम किसके लिए कर रहे हैं, ये लोग काम भारत के लिए कर रहे हैं, तो पेमेंट क्यों ब्रिटिश कोष से जाए, पेमेंट कहां से जाएगा, इनका भारतीय कोष से जाएगा, भारतीय कोष से। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का पेमेंट किस या कहां से दिए जाने की, या जो है भारतीय कोष से दिए जाने की का प्रावधान किया गया, तो किस एक्ट के तहत किया गया, दैट इज 1793 का एक्ट, ठीक है ना। दूसरा सुनना जरा, इसमें यह कहा गया कि अगर कोई विधि बनाई जाती है, अगर कोई विधि या नियम या कानून कोई चीज बनाया जाता है तो उसको परिभाषित करने का काम, उसको परिभाषित करने का काम कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, न्यायालय करेगा। कोई विधि अगर बनाई जाती है, कोई नियम और कानून बनाया जाता है। अच्छा, एक किस प्रकार आज के संविधान से, संविधान का जब आप मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, तो उसमें अनुच्छेद 13 है, पुनरावलोकन की शक्ति, है ना। 1937 में कुछ चीजें भी दी गई हैं इससे संबंधित। जब 13 पढ़ेंगे पुनरावलोकन मतलब कि संसद और विधानसभा के द्वारा अगर कोई विधि या नियम और अधिनियम कानून बनाए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि उसका पुनरावलोकन वो कर सकती है, अगर यह फंडामेंटल राइट, अगर यह बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कि मूलभूत ढांचे के, संविधान के मूलभूत ढांचे को हस्तक्षेपित करता है, तो उस स्थिति में वह विधि शून्य घोषित कर दी जाएगी, दैट इज पुनरावलोकन की शक्ति।
है ना। फिलहाल जब फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे तो उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, कहां से लिया गया, कैसे है, लाभ क्या है, कहां से हस्तक्षेप इस पर हो रहा है, वगैरह वगैरह यार, है ना। ये चीजें थी 1793 का अधिनियम। 2 ही पॉइंट में बताया थी, दो ही पॉइंट में डिस्कस करूंगा, बाकी और कोई चीज इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। आते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्या 1813 का चार्टर एक्ट। और सुनना जरा, यहां से क्वेश्चन खूब आते हैं 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। 1813 का चार्टर एक्ट, देखिए आराम से पढ़िएगा भैया, ठीक है ना। और एक अच्छी बात बताते चलूं कि कोई एक ही यूट्यूब चैनल फॉलो करिएगा, कोई एक सब्जेक्ट के लिए। यहां से देख रहे हैं, फिर जाकर जो है दृष्टि से देख रहे हैं, फिर जाकर किसी विजन से देख रहे हैं, किसी और मैटर से देख रहे हैं, स्टडी है वगैरह वगैरह। कंफ्यूजन दर कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, है ना। एक गाना सुना होगा आपने 3 इडियट का, समस्या ही समस्या है। यहां से पढ़ रहे हैं, वहां से पढ़ रहे हैं, बाद में आफ्टर मैथ उसका निकला कि कुछ नहीं पता चल पाया। चाहे यही देख लीजिए, चाहे वही देख लीजिए, कोई एक ही देखिएगा, मेरा ये गुजारिश है आपसे, है ना। और नोट्स बनाते चलिएगा कि ये चीजें आई हैं, घटना चक्र ले लीजिएगा, साथ में देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, हो पा रहे हैं कि नहीं, टीचर जो पढ़ा रहा है हो पा रहा है कि नहीं, तभी अच्छा मूल्यांकन आपका हो पाएगा टीचर का, है ना। तो ये चीजें करिएगा आप। 1813 का चार्टर एक्ट। अब 1813 के चार्टर एक्ट में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इसको क्यों लाया गया, और इसमें क्या क्या चीजें शामिल की गई, अब सुनना जरा, इसको क्यों लाया गया। तो मैं बताते चलूं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको व्यापारिक एकाधिकार अभी भी हासिल था, व्यापारिक एकाधिकार अभी भी इसका बना रहा। और व्यापारिक एकाधिकार बनने के कारण जो ब्रिटेन की दूसरी कंपनियां थीं, वो पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं कर पाती थीं। तो वो लोग भी लाभ तो कमाना चाहते हैं, वो लोग भी तो इंसान है ना, कि सिर्फ एक ही जगह पैसा केंद्रीकृत हो। आज जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आ रही है वो बता रही है कि भैया भारत का ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है कुछ ही लोगों के पास सीमित हो रहा है। खैर ऑक्सफैम की रिपोर्ट आज की है, लेकिन जो एकाधिकार प्रदान किया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये एकाधिकार धन का संकेंद्रण कर रहा है, कुछ लोगों तक संकेंद्रित कर रहा है, और कुछ लोगों को व्यापार से बाधित कर रहा है ना। सिर्फ एक ही लोगों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो जो ब्रिटेन की दूसरी कंपनियां थी, उन्होंने धरने पर बैठ गए, वो ब्रिटिश संसद के सामने, कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, हमको भी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार। अच्छा, ये पूर्वी देश भैया वो पश्चिम में है, तो पश्चिम वाले कहेंगे कि पूर्वी लोग, है ना, भारत, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, आसियान जो नेशन है दक्षिण पूर्व एशिया, यहीं पे तो व्यापार करने आए थे वो ना। तो हमारे लिए वो पश्चिम में होंगे, हम उनके लिए पूर्व में होंगे, तो कहते हैं पूर्वी देशों के लोग, ठीक है ना। तो यहां पर वो अन्य व्यापारी जो व्यापार नहीं कर पा रहे थे पूर्वी देशों के साथ, वो कह रहे हैं कि हमको भी व्यापार करने का अधिकार दिया जाए, धरने पर बैठ गए, आंदोलन करने लगे, ठीक है ना। और एक समस्या और क्या हो जाती है कि फ्रांस का जो तानाशाह है, फ्रांस का तानाशाह ऐसे लिखा जाएगा ना, फ्रांस का तानाशाह नेपोलियन, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे इसको। नेपोलियन क्या करता है कि पूरे यूरोप पर ब्रिटिश जो कंपनियां हैं, जो व्यापारी हैं, उन पर प्रतिबंध लगा देता है कि व्यापार आप पूरे यूरोप में नहीं कर सकते हैं। इसकी सख्ती इतनी ज्यादा होती है। एक कह रहा है, एक तो पूर्वी देशों के साथ आप व्यापार नहीं करने दे रहे हैं, कौन, अन्य व्यापारी, और दूसरा नेपोलियन ने हमारे यूरोप पर व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो हम जाए तो जाए कहां, ठीक है ना। अब और तेज धरना शुरू हो गया। इसके अलावा इसी समय एडम स्मिथ का नाम आपने सुना होगा, एडम स्मिथ। ये एडम स्मिथ अर्थशास्त्री हैं, इनकी एक थ्योरी आती है ओपन मार्केट थ्योरी, ओपन मार्केट थियरी। इस ओपन मार्केट थ्योरी में कहते हैं कि भैया व्यापारियों पर, कंपनियों पर राज्य प्रतिबंध ना लगाए, नहीं तो उनका जो उत्पादन है वो प्रभावित होगा। मांग और आपूर्ति और पूर्ति की जो एक गतिविधियां हैं, व्यवस्थित क्रम है, वो बाधित हो जाएंगे, ठीक है ना। सरकार का भी कहीं न कहीं लॉस होगा, इससे जो जनरेट होनी चाहिए राजस्व, वो जनरेट बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं एक ओपन मार्केट की भांति व्यवहार करना चाहिए, खुले तंत्र की भांति व्यवहार करना चाहिए।
व्यापारियों पर, कंपनियों पर। तो अब ये व्यापारी कर रहे हैं, अब तो अर्थशास्त्री भी कह दिए ना, अब तो तुम कम से कम छूट दे दीजिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का। इसके अलावा ईसाई मिशनरियां जो थी वो भी नहीं आ पा रही थी, वो लोग भी दबाव दे रहे थे कि भैया हमको धर्म और प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी जाए। तो अब ब्रिटिश संसद ने क्या सोचा कि ठीक है, अब वो समय आ चुका है कि क्या किया जाए, अब इनको प्रचार प्रसार की अनुमति दी जाए, ईसाई मिशनरियों को। और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार जो प्राप्त किया हुआ है अब तक, अब दूसरे लोगों को भी व्यापार करने का अधिकार दिया जाए, अर्थात इसके व्यापारिक एकाधिकार को अब समाप्त कर दिया जाए। तो एक बैकग्राउंड था कि क्या क्या कारण थे कि 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए एक्ट लाया जाता है, यही 1800 चार्टर का एक्ट, ठीक है ना, 1813 का चार्टर एक्ट। आते हैं अब देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें शामिल की गई। एक बैकग्राउंड हो गया, आई होप बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग कि क्या क्या चीजें इस 1813 के चार्टर एक्ट में क्या क्या चीजें शामिल की गई। अब सुनना जरा, इसमें पहला चीज ये किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः समाप्त किया जाता है। अंशतः इसलिए लगा रहा हूं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। अंशतः चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन में इन्वेस्ट काफी ज्यादा कर दिए थे चाय को लेकर, तो इसलिए चीन के साथ चाय का व्यापार जारी रखा जाता है और बाकी और व्यापारिक एकाधिकार जो थे उसको समाप्त कर दिया जाता है। इसलिए अंशतः व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। यही चीजें 1833 का, इसके बाद वाला जो एक्ट आएगा चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट में यही अंशतः जो है वह पूर्णतया में चेंज हो जाएगा। मतलब कि चीन के साथ चाय का व्यापार भी क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। अगर पूछे कि चीन के साथ, माफ कीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः कब समाप्त किया गया, ठीक है ना, तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। या फिर क्वेश्चन पूछे कि चीन ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त कर दिया जाता है पूर्ण रूप से, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है ना भैया, अंशतः समाप्त किया जाता है। और क्या पॉइंट हो सकता है इसमें, ध्यान में रखिएगा, चीन के साथ चाय का व्यापार जारी रखा जाता है, चीन के साथ चाय का व्यापार ये जारी रखा जाता है, ठीक है ना। और क्या, शिक्षा पर 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च किए जाने की बात की गई कि भैया शिक्षा पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, भारतीयों पर भी, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या पॉइंट था, ईसाई जो मिशनरियां थी, ईसाई मिशनरियां, इनको भारत में प्रवेश करने, या कह सकते हैं धर्म के प्रचार और प्रसार, इसकी क्या कर दी जाती है, अनुमति दे दी जाती है। ये आप एक एक पॉइंट नोट डाउन करते जाइएगा, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं या आएंगे ही, ठीक है ना। तो ये 1813 का चार्टर एक्ट हो गया। इसके बाद एक एक्ट हम लोग और पढ़ेंगे, 1833 का चार्टर एक्ट, बाकी हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में। तो 1833 का चार्टर एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, उसको जरा सुनना आप कि क्या क्या चीजें उसमें हैं। 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें शामिल की गई 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत पहला, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है ना, इसको संपूर्ण भारत का, संपूर्ण भारत मतलब जो ब्रिटिश क्षेत्र था, भारत में जो ब्रिटिश क्षेत्र था वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और ऐसा पहला गवर्नर जनरल कौन होता है, लॉर्ड लगाना मुझे बड़ा बेकार लगता है यार, भगवान है हमारे लिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक,
खैर किताब वाले भी लगाए हैं, आएगा भी क्वेश्चन, लगा लीजिए आप भी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है ना, ये चीजें थी। और 1833 के चार्टर एक्ट में तो क्या था, 1833 के चार्टर एक्ट में जो कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः समाप्त किया गया था, अब इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाता है। व्यापारिक एकाधिकार को, इसको पूर्णतया समाप्त कर दिया जाता है, ठीक ना फ्रेंड्स। इसके अलावा अभी कंपनियों में क्या है कि रंग भेद की नीतियां अपनाई जाती है, जाति देखा जाता है, धर्म देखा जाता है, उनके रंग को देखा जाता है, उनके लिंग को देखा जाता है। इन सब सारे भेदभाव को समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। रंग आधारित भेदभाव कह सकते हैं, रंग आधारित भेदभाव, इसको समाप्त कर दिया जाता है, ठीक ना फ्रेंड्स। ये सब सारी चीजें 1833 के चार्टर एक्ट में आती हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और भी है, मैं बताते चलूं आपको कि क्या पॉइंट है, वो सुनना जरा। 1833 के ही चार्टर एक्ट के तहत एक ड्राफ्ट लाया गया था, लेकिन ये ड्राफ्ट पास नहीं हो पाया। क्वेश्चन आईएएस में पूछ लिया। ये ड्राफ्ट था कि जो सिविल सेवकों की भर्ती है, सिविल सेवकों की भर्ती, ये भर्ती खुली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाए, खुली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाए। लेकिन होता क्या है कि यहां पर जो गवर्नर जनरल है इस ड्राफ्ट को खारिज कर देता है। बाद में यही ड्राफ्ट, यही सारा प्रोविजन 1853 का चार्टर एक्ट लाया जाता है, उसमें ये चीजें क्या कर ली जाती हैं, एक्सेप्ट कर ली जाती हैं, ठीक है ना, स्वीकार कर ली जाती हैं, ये चीजें स्वीकार कर ली जाती हैं, ठीक ना फ्रेंड्स। तो इसके बाद 1853 का एक चार्टर एक्ट बचेगा। उसके बाद आपका 1858, 1861, 1892, 1909 का मार्लियामेंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, फिर भारत का शासन अधिनियम 1935, बाद में लास्ट में 1947 का स्वतंत्र भारत अधिनियम। बाकी कल देख लेते हैं, है ना फ्रेंड्स। थैंक्स, बच के रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। एग्जाम है, ज्यादा भाग दौड़ मत लगाइए, रूम में बैठ के पढ़ाई करिए। घर जाना, लॉकडाउन लगना, कोरोना का आना, ये सब लगा रहेगा मोर भैया। पढ़ाई करिए, खाली बस पढ़ाई करिए। अभी हिस्ट्री से सीख लीजिए ना, एक साल पहले क्या हुआ था, क्या मूवेबल हुई थी, क्या समस्याएं क्रिएट हुई थी, फिर सारी चीजें वही होने लगी। फिर पता चला कि यार एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया, उतने समय कुछ लोग पढ़ लिए, उनका कुछ हुआ। तो सीख लीजिए थोड़ा सा हिस्ट्री से, ठीक है ना। बाकी थैंक्स, कल देखते हैं।